बंगाल के चुनावी रण में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी रैली करेंगे। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि कांथी में होने वाली पीएम की इस रैली में शुवेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी पीएम के मंच पर नजर आ सकते हैं। तो वहीं बंगाल के बाद पीएम मोदी की असम के लखीमपुर और दरांग में भी चुनावी रैली है। बिहार की विधानसभा से जख्मी विधायकों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि पटना के डीएम और एसपी पर भी विधायकों ने ज्यादती का आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारियों के आदेश पर ही विधायकों को पीटा गया। विधायक सत्येंद्र कुमार विधानसभा के बाहर बुरी तरह जख्मी हालत में गिरे हुए दिखे। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा एसपी। विधानसभा के अंदर से कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग विधायक को कुछ पुलिस वाले बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। 4 पुलिस वाले उसे जबरन घसीटकर बाहर ले जाते दिखे और सादी वर्दी में दिख रहा एक आदमी उसकी गर्दन और पीठ पर थप्पड़ और घूंसे चलाता दिखा। विधायक को बाहर ले जाने के बाद सारे पुलिस वाले फिर अंदर पहुंच गए और बाकी विधायकों को इसी तरह निकालने में जुट गए। दाईं तरफ सीढ़ी पर छिपे कुछ विधायकों को भी घसीटा गया। महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम बुलाई गई। कई महिला विधायकों को भी घसीटते हुए बाहर लाया गया। तो वो एकदम बखलाए हुए, वो पुलिस फोर्स बुला करके मार पिटाई की, सब पुलिस को सब जनप्रतिनिधि को बाहर निकाले। 2 महिला विधायक तो बाहर निकाले जाने के बाद सीढ़ियों पर बैठकर मीडिया से बात करने लगी, लेकिन उसी वक्त महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन सीढ़ियों से उठा दिया। और इस दौरान बिहार की विधानसभा के अंदर पुलिस का जबरदस्त एक्शन चलता रहा। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। कई बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन शाम को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक स्पीकर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए और तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर खुद कमरे से बाहर निकले, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने उन्हें कमरे से निकलने नहीं दिया। कार्रवाई शुरू होती उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके गेट के बाहर जो आरजेडी के और जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बैठ गए। कई विधायक तो फर्श पर तख्तियां लेकर लेट ही गए। महिलाएं भी वहीं डटी रहीं। थोड़ी ही देर में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। विधानसभा स्पीकर के कमरे के बाहर से विधायकों को हटाने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी। विधायक नहीं माने तो धक्का मुक्की, शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का दावा है कि पुलिस ने जबरन घसीटकर विधायकों को बाहर निकाला। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। विधायकों को धक्का मार मार कर पुलिस सदन के बाहर फेंकने का काम कर। कुछ विधायकों को चोटें भी आईं। एक विधायक तो विधानसभा की बिल्डिंग के बाहर बेहोश हालत में जमीन पर गिरे दिखे। विधायक हैं जिनको चोट लगी है और अभी ये बाहर पुलिस इनको लाकर यहाँ पर फेंक कर और फिर अंदर चली गई है। विपक्ष का आरोप है कि संविधान पुलिस को विधानसभा में घुसने की इजाजत नहीं देता। संवैधानिक तौर पर पुलिस फोर्स नहीं घुस सकती है, अंदर में मार्शल्स हैं। जिस बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया है उसके पास होने के बाद पुलिस को बिना वारंट के तलाशी और केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाएगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार में मुंबई पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया है। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। चिट्ठी बम पर जारी सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वसूली के आरोप लगने के बाद विवादों में घिरे अनिल देशमुख पहली बार उद्धव से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि परमवीर सिंह के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा संकट पर चर्चा हो सकती है। इस बीच बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं खबर है कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद एक कार उसके मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि उसमें बैठे लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन वो अपनी कार को इस आफत से नहीं बचा पाए। पहाड़ के मलबे ने देखते ही देखते पूरी कार को ढक दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को कई लोग दूर से देखते रहे।
जिस जगह ये कार फंसी थी उसके ठीक पास में गहरी खाई भी थी। ये देखकर लोगों में और दहशत फैल गई। हालांकि उन्होंने समझदारी दिखाई और इस मलबे से खुद को और अपनी गाड़ियों को दूर ही रखा, लेकिन रामबन जिले से ऐसी कई घटनाएं सामने आईं। एक दूसरे इलाके में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया। इस दौरान हाईवे पर आवाजाही शुरू करने में जुटी प्रशासन की टीमों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई, जिसने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस वक्त बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक दूध ले जा रही गाड़ी ने पीछे से एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और फिर हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कोचिंग संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे कोचिंग संचालक की पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच कुछ दिनों से किसी बात पर विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक कोचिंग संचालक अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे कोचिंग संचालक की बेरहमी से पिटाई करता दिखाई दिया। मारपीट से पहले कुछ लोग उसे कोचिंग से बाहर लेकर आए और जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वहां मौजूद कई लोग उस पर टूट पड़े। एक ने उसके बालों को पकड़ लिया तो फिर दूसरे लोग उस पर लात और मुक्कों की बारिश करने लगे। इस दौरान वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद सारे आरोपी वहां से फरार हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल से वो लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। अभी तक ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लग रही थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र ने उम्र की सीमा घटाकर 45 साल कर दिया। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के अलावा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सबसे अगले मोर्चे पर खड़े कोरोना योद्धाओं को भी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि देश भर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना अभी संभव नहीं है। You were to vaccinate everyone over the age of 18 years old, that would be almost about 97 to 100 crore people, and that would mean we will need 2 billion doses because there are 2 doses that is required. That is not possible. फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जयललिता की जिंदगी पर बन रही फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में जयललिता के किरदार में कंगना रनौत नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर कंगना के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई रैलियां करेंगे। वहां 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली कोरोना से ठीक हो गए और अब उनकी ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान की टीम इसी हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी। बीजेपी जवानों के सम्मान में 3 अप्रैल तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर पार्टी ने इसका ऐलान किया। इसके तहत लद्दाख की गलवान घाटी पर वीरता दिखाने वाले सैनिकों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने भी शहीद दिवस मनाया। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ऐसे में दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीली पगड़ी बांधकर शहीद भगत सिंह को याद किया। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह पीली पगड़ियां यहाँ पर एक दूसरे को बांध रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने का भी ऐलान किया। किसान भाइयों के आंदोलन में तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो हम देंगे। कुछ यही अंदाज दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। वहाँ भी आजादी के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों को याद किया गया। चिट्ठी बम पर महाराष्ट्र सरकार में जारी बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बंटती नजर आ रही है।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और दूसरे नेताओं ने एक बार बैठक की। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कांग्रेस के कुछ नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनिल देशमुख के इस्तीफे के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नेता सरकार के रुख का समर्थन करते हुए अनिल देशमुख का इस्तीफा न लिए जाने के पक्ष में हैं। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में अनिल देशमुख पर बनी राय की रिपोर्ट दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को भेजी जाएगी। हम सब कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हम साथ में इकट्ठे बैठे और जो सद्य स्थिति है हमारी उस पर हमने चर्चा की है। उनके मन में क्या है वो भी हमने समझने का कोशिश की है। इतना ही काम हम मीटिंग में किया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक नाबालिग की हत्या के बाद सवालों के घेरे में आई पुलिस ने अब उस पूरी घटना के वीडियो जारी की। पिछले साल नवंबर में एक स्टोर में लूटपाट करने पर कुछ पुलिस वालों ने उस 15 साल के लड़के पर फायरिंग की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 10 दिन पहले ही आरोपी 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुए। और अब जो वीडियो सामने आए उनमें कुछ पुलिस वाले उस लड़के पर फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि वो स्टोर से बाहर निकला और अपनी बंदूक जमीन पर रख दी, लेकिन उसके बाद भी उस पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गईं। इतनी गोलियां बरसाने के बाद भी पुलिस वालों को तसल्ली नहीं हुई और वो उसे डराने के लिए चीखते चिल्लाते उसके पास पहुंचे। गोली लगने से वो लड़का जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। दावा है कि उस नाबालिग पर 13 गोलियां दागी गईं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उन पुलिस वालों को उम्र कैद भी हो सकती है। हरियाणा के रोहतक से दिल दहलाने देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान की पहली मंजिल पर भीषण आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग की वजह से मकान के अंदर रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे और धमाकों की वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते मकान की पहली मंजिल आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसे देखकर आसपास रहने वाले लोग खौफ से भर गए। तो एकदम बात से आने लगी, धुआं दिखने लगा। मैंने बाहर निकलते ही 3 धमाके हुए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में मकान की पहली मंजिल से आग की लपटें बाहर निकलती दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में मकान से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। आग कंट्रोल है, 2-3 सिलेंडर फटे बताए हैं, एक आदमी को चोट भी लगी है। फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करने लगे और फिर कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे बुझा लिया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। और आज बता दें, बड़ा दिन 12 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और अपनी इस याचिका में उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनक दवे की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री को अब गुजरात में दाखिल होने के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही यात्रियों को गुजरात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। जनक हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। जनक, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? गुजरात में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कल जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में सरकार और प्रशासन के लिए थोड़ी चिंता का विषय था। 1730 मामले सामने आए, उसमें सूरत और अहमदाबाद में ही आधे जितने मामले सामने आए हैं। जो 1730 के आधे किए जाए उतने केवल महज सूरत और अहमदाबाद से। और सूरत में जो ज्यादातर लोग आते जाते रहते हैं वो महाराष्ट्र से आते जाते रहते हैं और इसके चलते सूरत में भी संक्रमण ज्यादा फैला है, ये सरकार का मानना है। और इसी के चलते एक चेक पॉइंट बिठाने के लिए कि जो भी महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं उनके RT-PCR आवश्यक किए जाए। तो जिस व्यक्ति
को गुजरात में आना है उसको अपने 72 घंटे के अंदर का जो टेस्ट किया हुआ कोरोना का, वो जो समय मर्यादा जो बताई गई है वो 72 घंटे का डेडलाइन होना चाहिए, वो रिपोर्ट उनको वहाँ पर दिखाना होगा। महाराष्ट्र से गुजरात में एंट्री लेते वक्त वो नेगेटिव होने के बाद ही गुजरात में एंट्री मिल पाएगी। और ये जो चेकिंग है वो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर लगातार मेडिकल टीम्स वहाँ पर रहेगी पुलिस के साथ, और ये चेकिंग करती रहेगी। तो ये आवश्यक कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र से गुजरात आएगा उसका RT-PCR जरूरी है। लेकिन अभी इसमें स्पष्टता ये बाकी है कि जो फ्लाइट से आ रहा है बॉम्बे से अहमदाबाद, उसको लेकर अभी स्पष्टता स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं है। लेकिन जो लोग सड़क के मार्ग से आ रहे हैं उनको अपना RT-PCR दिखाना होगा। शुक्रिया जनक। महाराष्ट्र के भिवंडी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें धागे के 7 गोदामों में भीषण आग लगने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह आग कैसे भड़की इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन तेजी से आग की लपटें एक के बाद एक चारों गोदामों को अपनी चपेट में लेती चली गईं। वहां आग लगने से आसमान की तरफ धुआं उठने लगा। इन हालात में भी उन गोदामों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोदामों में रखे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां जुटे लोग घबरा गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। त्योहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन और जुलूस निकालने के लिए लोगों को पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी, और ऐसे कार्यक्रमों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसी तरह 10 साल से छोटे बच्चे भी इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव RK तिवारी ने यह भी निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से होली के मौके पर अपने घर आने वाले लोगों की कोरोना जांच जरूरी होगी। साथ ही 25 मार्च से 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज इस आदेश से बाहर रहेंगे जिनमें पहले से उन तारीखों में छात्रों की परीक्षाएं तय हैं। इसके अलावा पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा न होने दें।